तो भाई आज है 8 अप्रैल 2026 और आज के दिन कनेडियन गवर्नमेंट ने मतलब आईआरसीसी ने एक बड़ा अपडेट अनाउंस किया है। मतलब लगा लो पिछले 10 सालों का ये सबसे बड़ा चेंज हो सकता है कनेडियन इमिग्रेशन के अंदर जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन आज उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है, एक इंडिकेशन दे दी गई है कि भाई ये बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। और अगर आप फ्यूचर में अपनी कनाडा की पीआर अप्लाई करने का सोच रहे हो, प्लानिंग वगैरह चल रही है, अभी एज ए स्टूडेंट आए हो या फिर पढ़ाई चल रही है या फिर अभी जस्ट अपने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे आए हो, तो ये चेंज आपको सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत बड़े तरीके से इम्पैक्ट करेगा। तो वीडियो ध्यान से एंड तक देखना। तो बेसिकली यार एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के बारे में तो हमें पता ही है कि अगर हम कनाडा की पीआर लेना चाहते हैं तो एक्सप्रेस एंट्री नाम का एक एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर हमें अपनी एक प्रोफाइल बनानी होती है। हमारी क्या एज है, हमारी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, हमारा कितना वर्क एक्सपीरियंस है, आइल्स या सेल्फ या फिर फ्रेंच के अंदर हमारा कितना स्कोर आया है इनके एग्जाम्स में, तो उस हिसाब से हमें एक सीआरएस स्कोर मिल जाता है। अब इस एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के अंडर 3 कोर इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं: कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, फेडरल स्किल्ड वर्कर और फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स क्लास। और ये जो एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है ना, ये 2015 में लॉन्च हुआ था, उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। और जब ये सिस्टम लॉन्च किया गया था ना, तब ये 3 कैटेगरीज इस सिस्टम के अंदर डाली गई थी कि भाई इन 3 कैटेगरीज में हम लोगों को डिवाइड करेंगे। अगर कोई बंदा अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाएगा तो उसकी प्रोफाइल के हिसाब से कि भाई उसका किस चीज़ में वर्क एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से उसको या तो कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में डालेंगे या फिर फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम मतलब उस क्लास के अंदर डालेंगे या फिर स्किल्ड ट्रेड्स वाली क्लास के अंदर डालेंगे। अब 11 साल पहले मतलब 2015 में जो कनेडियन इकोनॉमी की हालत थी, जो लेबर मार्केट की रिक्वायरमेंट्स वगैरह थी, उस टाइम के हिसाब से उन्होंने देखा होगा कि भी 3 कैटेगरीज हमें एक्सप्रेस एंट्री के अंदर रखनी चाहिए और इससे हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं वो फुलफिल हो जाएंगी। जो भी हमें स्किल्ड इमिग्रेंट्स चाहिए इस हिसाब से हमें मिल जाएंगे। लेकिन 11 सालों के बाद 2026 में वक्त बदल चुका है, इकोनॉमी बदल चुकी है, लेबर मार्केट की जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं, इमिग्रेशन का जो पूरा हिसाब किताब है कंप्लीटली चेंज हो चुका है एज कंपेयर टू 2015। तो इसलिए कनेडियन गवर्नमेंट को प्रॉबली ये लगा कि भी इस सिस्टम के अंदर भी आज के टाइम के हिसाब से चेंजेस की ज़रूरत है। तो इसलिए आईआरसीसी ने अनाउंस किया है कि भाई फ्यूचर में वो इन तीनों कैटेगरीज को हटा देंगे। मतलब अनाउंसमेंट की है, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई क्या उन कैटेगरीज को हटा दिया है। नहीं, अभी हटाया नहीं है, अभी अनाउंसमेंट की है। आईआरसीसी का ये कहना है कि भाई फ्यूचर में वो ये तीनों कैटेगरीज को हटा देंगे और इनको हटा के एक सिंगल कैटेगरी लॉन्च की जाएगी, फेडरल हाई स्किल्ड इमिग्रेशन क्लास। तो बेसिकली आईआरसीसी के अनाउंसमेंट के हिसाब से अमेंडमेंट्स आर बीइंग proposed to the regulations to introduce a new federal high-skilled immigration class with streamlined eligibility requirements and repeal the existing federal skilled worker class, Canadian experience class एंड फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स क्लास। अब सुबह से मेरे को काफ़ी सारे लोगों के डीएम्स वगैरह आ रहे थे कि भाई मेरी जो पीआर एप्लीकेशन है ना वो ऑलरेडी इन प्रोसेस है, सीईसी कैटेगरी के अंडर मेरी जो एप्लीकेशन है वो लगी थी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दिए हैं, मैं अप्रूवल का वेट कर रहा हूँ। अब ये नया चेंज आ गया है, नया अपडेट आ गया है, अब ये सारी कैटेगरीज अगर हटा देंगे तो मेरी एप्लीकेशन का क्या होगा। तो बेसिकली जब भी कोई नया रूल, कोई अपडेट, कोई चेंज इंप्लीमेंट किया जाता है तो जिस दिन इंप्लीमेंट किया जाता है 99.9% चांस यही है कि उसके बाद जो भी एप्लीकेशन वगैरह डालेंगे उनको वो चेंज अफेक्ट करेगा। और काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे थे कि भी मेरे को अभी जस्ट आईटी आई है, मेरे पास 2 महीने का टाइम है, मेरे को डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं और सीईसी के अंडर बड़ी मुश्किल से मेरे को आईटी मिली है, बड़ी मुश्किल से मैंने अपना स्कोर अचीव किया है, कट ऑफ वगैरह क्लियर किया है, अब मेरे को दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। तो वही चीज़ दोबारा आ जाती है कि भाई अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के बिंदास अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाओ, डेफिनेटली आपकी जो पीआर एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाएगी। लेकिन जब ये चेंज इंप्लीमेंट होगा तो काफ़ी सारे लोगों की जो ज़िंदगी है वो इम्पैक्ट होगी, क्योंकि हम अभी जो करंट सिनेरियो है कनेडियन इमिग्रेशन का उस हिसाब से अपनी एप्लीकेशंस वगैरह रेडी कर रहे हैं या फिर अपनी प्रोफाइल को रेडी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये चेंज इंट्रोड्यूस होगा तो काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अभी उनके बारे में वीडियो में आगे बात करते हैं कि मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल ओपिनियन में किन किन चेंजेस की रिक्वायरमेंट है एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के अंदर। तो बेसिकली यार ये जो एक्सप्रेस एंट्री का सिस्टम है इसके अंदर जिन चीज़ों के बेसिस पे हमें कुछ पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं, जैसे कि हमारी एज कितनी है, हमारा कितना वर्क एक्सपीरियंस है, हमारी कितनी क्वालिफिकेशन है, इन चीज़ों के बेसिस पे हमें कुछ पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं, हमारा सीआरएस स्कोर बनता है। अगर कट ऑफ क्लियर हो जाता है तो हमें आईटीए मिल जाती है और हम फिर अपनी पीआर की एप्लीकेशन डाल देते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करके। अब मे बी 2015 के हिसाब से जो भी पॉइंट सिस्टम इन्होंने बना रखा है उस टाइम के हिसाब से ये सूटेबल होगा। जो भी लेबर मार्केट की रिक्वायरमेंट्स होंगी, जिस टाइप के इमिग्रेंट्स कनेडियन गवर्नमेंट को कनाडा के अंदर चाहिए होंगे, उस टाइम के हिसाब से हिसाब किताब बढ़िया बैठ रहा होगा। लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में 11 साल बाद 2026 में मे बी वो जो पॉइंट सिस्टम है ना उसको चेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहला फैक्टर जिसके बेसिस पे हमें कुछ सीआरएस पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं, जिसके अंदर मेरे हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस आने चाहिए, मेरे को थोड़ा सा वो अनफेयर लगता है, वो है एज।
तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही कोई बंदा 30 साल का होता है तो उसका CRS स्कोर 5 पॉइंट से कम हो जाता है। अगर कोई बंदा 29 साल का है, उसका एक पर्टिकुलर CRS स्कोर बना हुआ है, जैसे ही वो 30 साल का होगा 5 पॉइंट्स हट जाएंगे, जैसे ही वो 31 साल का होगा 5 पॉइंट्स और हट जाएंगे, जैसे ही वो 32 साल का होगा 5 पॉइंट्स और हट जाएंगे। तो ऐसे चलता रहता है। तो अगर कोई बंदा जो 35 साल का है वो अगर अपनी PR लेना चाहता है, अच्छा खासा एक्सपीरियंसड है, कनाडा के अंदर जिन चीज़ों की डिमांड है, जिन स्किल्स की डिमांड है, उसके अंदर वो सारे के सारे स्किल्स हैं, जस्ट बिकॉज उसकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से वो PR नहीं ले पा रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत ट्रेड ऑफ होना चाहिए। मतलब कुछ हिसाब किताब होना चाहिए जिससे वो उन पॉइंट्स को क्लेम कर सके या फिर कॉम्पेंसेट कर सके। तो ऐसा सीन होना चाहिए। नाउ आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि भी कनाडा को यंगर पॉपुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। एक इमिग्रेंट जितना ज़्यादा यंग होगा उतने ज़्यादा टाइम तक वो जॉब करेगा, काम करेगा या फिर एक इनकम अर्न करेगा, और उतने ज़्यादा टाइम तक वो कनेडियन गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करेगा। जितना बंदा ज़्यादा ओल्ड होगा उतने कम टाइम के लिए वो कनेडियन गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करेगा काम वगैरह करके, और जल्दी वो कनेडियन गवर्नमेंट के ऊपर एक लाइबिलिटी बनेगा रिटायर होने के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट वो बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करती है, तो वो बंदा लाइबिलिटी बन जाता है। तो डेफिनेटली इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कनेडियन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक जितना यंगर बंदा होगा उतना बेटर है। लेकिन आज के सिनेरियो को देख के भी जिस हिसाब से कनाडा की इकोनॉमी को स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है, लेबर मार्केट को बहुत ज़्यादा स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है ताकि यहाँ पे बिजनेसेस वगैरह क्रिएट किए जाएं, तो उस केस में एक बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे पर्सनल ओपिनियन में। अब दूसरा फैक्टर जिसके अंदर डेफिनेटली मेरे हिसाब से कनेडियन गवर्नमेंट को थोड़े बहुत चेंजेस करने चाहिए टू मीट द लेबर मार्केट डिमांड्स ऑफ कनाडा, वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो लेटर से दो बंदे हैं, दोनों ने मास्टर्स की हुई है। एक बंदा है जिसने मास्टर्स एक ऐसी फील्ड के अंदर की हुई है जिसकी कनाडा के अंदर बिल्कुल भी डिमांड नहीं है, और दूसरा बंदा है उसने मास्टर्स की हुई है एक ऐसे फील्ड के अंदर जिसकी कनाडा के अंदर भर भर के डिमांड है। भाई साहब बहुत सारी जॉब्स है, और मतलब लेबर मार्केट को वैसे बंदों की, उन क्वालिफिकेशंस वाले बंदों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन CRS सिस्टम के अंदर दोनों लोगों को, उन्होंने मास्टर्स किया तो दोनों को सेम पॉइंट्स मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से जिन चीज़ों की कनाडा के अंदर डिमांड है और वही क्वालिफिकेशंस कुछ लोगों ने अचीव की हुई है, तो उस बेसिस पे थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलने चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए पॉइंट्स के फॉर्म में। एंड सेम अप्लाइज टू बैचलर्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, 2 ईयर स्टडीज़, या फिर जो भी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं। अब अगला जो फैक्टर है वो है वर्क एक्सपीरियंस आउटसाइड ऑफ कनाडा। तो होता क्या है कि अगर आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है या फिर 2 सालों का वर्क एक्सपीरियंस है, दोनों केसेस में आपको सेम पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये भेदभाव क्यों है? ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस है तो कुछ पॉइंट्स मिले, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो कुछ और पॉइंट्स मिले, 3 साल का एक्सपीरियंस है थोड़े और ज़्यादा पॉइंट्स मिले, और मेरे ख्याल से एक पॉइंट पे सैचुरेशन आ जाता है। आई थिंक 3 साल या उससे ज़्यादा जितना भी एक्सपीरियंस हो आपको सेम ही पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये दिक्कत वाली चीज़ है, क्योंकि जो बंदा 35 साल 36 साल का हो चुका है, एक तो उसके एज में पॉइंट्स कम हो रहे हैं, साथ के साथ उसने वर्क एक्सपीरियंस गेन किया है, तो उसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत कॉम्पेंसेट करने का ऑप्शन होना चाहिए कि भाई अगर एज ज़्यादा है, अगर वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो उसके थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, और ऊपर से वो जो वर्क एक्सपीरियंस है अगर वो इन डिमांड फील्ड के अंदर है तो और कुछ पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे। तो ये भी मेरे हिसाब से सिस्टम होना चाहिए। अब अगला जो फैक्टर है, बेसिकली वो फैक्टर नहीं है, वो एक पूरी कैटेगरी है जो कि है फ्रेंच कैटेगरी। अब ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आती है। अब देखो इमिग्रेशन के अंदर आग लगी हुई है, ये डिनाई नहीं कर सकते कि अगर आज के टाइम पे आपको कनाडा की PR लेनी है आसानी से, स्मूथली, जल्दी, तो उस केस में अगर आप फ्रेंच सीख लेते हो तो बड़ी आसानी से आपकी कनाडा की PR हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे को इसका फ़ायदा समझ नहीं आता है कि भी जो कैनेडियन गवर्नमेंट है ना, वो फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है आउटसाइड ऑफ क्यूबेक, कि भी क्यूबेक के बाहर ऐसे लोगों को लाया जाए जो फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में भाई क्यूबेक के बाहर कितने ही लोग फ्रेंच बोलते हैं। मतलब फ्रेंच के एग्ज़ाम क्लियर करके लोग कनाडा के अंदर आ तो जाएंगे, या फिर जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर हैं वो अपनी PR तो ले लेंगे फ्रेंच सीख के, लेकिन क्यूबेक के बाहर फ्रेंच इन जनरल बोली नहीं जाती, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा ऐसे लोगों को प्रायोरिटी दी जाए, ऐसे लोगों को कनाडा की PR दी जाए जो स्किल्ड ऑक्यूपेशंस के अंदर काम कर रहे हैं, जो हाईली स्किल्ड हैं या फिर हाईली एजुकेटेड हैं या फिर क्वालिफाइड हैं, ताकि एटलीस्ट कनाडा की इकॉनमी को एक बूस्ट मिले। मतलब मे बी मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई फ्रेंच सीखने से कनाडा की इकॉनमी को कैसे बूस्ट मिलेगा, या फिर वो सिर्फ एक हिंड्रेंस ऐड करना चाहते हैं कि भैया अगर आप PR लेना चाहते हो तो फ्रेंच सीखो। मतलब एक और उन्होंने फैक्टर ऐड कर दिया कि भी फ्रेंच सीख लोगे तो बड़ी आसानी से PR हो जाएगी। अगर कोई बंदा, कोई अमरजीत नाम का बंदा है जिसने पढ़ाई की है कंप्यूटर साइंस के अंदर, वो IT वाला है, 1 साल का कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है उसका, अपनी होम कंट्री में भी उसने 2 साल काम किया है, और उसका PR नहीं हो पा रही है, उसका स्कोर नहीं बन रहा है, 500 टच हो ही नहीं रहा है। अब वो 1 साल लगा के फ्रेंच सीख लेता है, और फिर वो ओंटारियो के अंदर मिसिसागा के अंदर रहता है, वहाँ पर अपनी जॉब कर रहा है, फ्रेंच सीख के वो अपनी
PR भी ले लेता है। लेकिन आपको लगता है कि भाई PR लेने के बाद वो फ्रेंच बोलेगा? मतलब उसने 1 साल लगा के फ्रेंच सीखी, बॉन्जूर वॉन्जूर जो भी करते हैं वो सारा उसने समझा, बोलना सीखा, भाई कन्वर्स कर सकता है वो फ्रेंच में। लेकिन रियलिटी देखें, ग्राउंड रियलिटी देखें तो मिसिसागा, ब्रैम्पटन या फिर GTA रीजन या फिर कैलगरी या फिर एडमिंटन या फिर इन जनरल मेजॉरिटी ऑफ द कनाडा में फ्रेंच में बात नहीं की जाती, इंग्लिश में बात की जाती है। तो आई डोंट नो कनेडियन गवर्नमेंट की क्या इंटेंशन है, फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मे भी भाई वो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं कनेडियन गवर्नमेंट वाले लोग, उनको ज़्यादा पता है, कोई रीज़न ही होगा। लेकिन आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कमेंट के अंदर कि भाई क्या रीज़न है। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है कि भाई फ्रेंच सीखने से इकॉनमी को कैसे बूस्ट मिलेगा। अगर एक बंदा जिसका स्किल कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं आता, मतलब नॉर्मल कोई नॉन डिमांड कैटेगरी के अंदर वो जॉब करता है, लेकिन फ्रेंच सीख के वो PR ले लेता है और फिर इवेंचुअली वो वही नॉन डिमांड कैटेगरी के अंदर जॉब करता रहेगा, ना ही कोई बिजनेस क्रिएट करेगा, ना ही इकॉनमी में मेजर तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा, तो फ्रेंच सीखने का फ़ायदा क्या हुआ? तो कमेंट करके आप अपना ओपिनियन डेफिनेटली शेयर कर सकते हो। बाकी हाँ, आप PR के बारे में सारी चीज़ें जानना चाहते हो कि एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम कैसे काम करता है, प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हो, तो मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाई थी काफ़ी टाइम पहले, तो ये राइट वाली वीडियो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी टैक्सेस का सीज़न चल रहा है, टैक्स वगैरह सेव करना चाहते हो, कौन कौन से तरीके हैं कि आप अपना रिफंड इंक्रीज़ कर सकते हो, वो जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। ये वीडियो अगर आप लोगों को बढ़िया लगी, कुछ समझ में आया, कुछ अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगली वीडियो में मिलेंगे। जब तक अगली बढ़िया वाली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड सबको पता है, कीप हसलिंग।